गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। होप आप सब लोग घर पे अच्छे होंगे और जो भी मैं वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर रही हूँ वो देख रहे होंगे और साथ ही साथ कोरोना के जो भी एसओपीज गवर्नमेंट के थ्रू आ रहे हैं उनको फॉलो कर रहे हैं। तो लास्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे सूडान क्लाइमेटिक रीजन के बारे में, यानी कि या फिर इसे सवाना क्लाइमेटिक रीजन भी बोलते हैं। सवाना आबो हवा के कुदरती प्रदेश के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो लास्ट हमारा जो टॉपिक रहता है इस यूनिट के अंदर वो है आपका हॉट डेजर्ट रीजन या फिर इन्हें मिड लैटिट्यूड डेजर्ट क्लाइमेट रीजन भी बोलते हैं, यानी कि गर्म रण क्षेत्र, ठीक है, या फिर इन्हें मध्य अक्षांशीय रण आबो हवा की प्रदेश भी बोला जाता है। इसके डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो ये डेजर्ट रीजन्स, देखो डेजर्ट वैसे ही, रण जो है वैसे ही कौन से क्षेत्र को बोला जाता है जहाँ पे रेनफॉल कम हो, जहाँ पे बरसात कम हो। तो स्कैंटी रेनफॉल जो रीजन्स होते हैं उस वजह से वहाँ पे तापमान ज्यादा हो तो उसे हॉट डेजर्ट बोला जाता है। या इसे जो सहारा में जैसा डेजर्टिक सिचुएशन होता है तो उस वजह से इसे सहारा टाइप रीजन भी बोलते हैं, सहारा प्रकार रण क्षेत्र भी बोला जाता है। ये क्षेत्र कहाँ पे हमें देखने के लिए मिलते हैं अगर हम विश्व के अंदर बात करें तो मध्य अक्षांश वाले जो भाग हैं ये आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा मैप के अंदर। मिड लैटिट्यूड जो रीजन्स है वहां पे आपको ये देखने के लिए मिल रहे हैं, मध्य अक्षांशों के अंदर मुख्यतः देखने के लिए मिल रहे हैं। यहाँ पे आपको दो डेजर्ट दिखाए होंगे, एक तो ब्लैक कलर से दिखाया है ये है हॉट डेजर्ट यानी कि गर्म रण, और दूसरा ऑरेंज कलर से दिखाया है ये है मिड लैटिट्यूड डेजर्ट्स यानी कि मध्य अक्षांशीय रण। आप इन रण क्षेत्रों की एक बहुत अच्छी एक अगर फीचर आपने नोट डाउन किया हो, एक लाक्षणिकता अगर यहाँ पे इस मैप को देखकर देखी होगा आपने, तो सभी जो महाद्वीप हैं महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर ही आपको ये रण क्षेत्र देखने के लिए मिल रहे हैं, डेजर्ट मोस्टली जो है वो देखने के लिए मिल रहे हैं। अभी ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन पश्चिमी क्षेत्रों से अगर हम देखें तो ओल्ड ओशन करंट्स जाती हैं, यानी कि ठंडे जल प्रवाह जाते हैं, और जिस भी दरियाई किनारे के पास से ठंडे जल प्रवाह जाते हैं, अगर कोल्ड ओशन करंट जाती है तो ठंडे जल प्रवाह बारिश नहीं करते कभी भी, ठीक है, कोल्ड ओशन करंट्स कभी भी बारिश नहीं करती हैं। तो इसलिए यहाँ पे बारिश की कमी हमें देखने के लिए मिलती है, स्कैंटी रेनफॉल देखने के लिए मिलता है। भी यहाँ पे देखिए कौन कौन से रण है। हम उत्तरी अमेरिका के अंदर अगर हम बात करें मोहावे है, दक्षिणी अमेरिका के अंदर अटाकामा है, पैटागोनिया डेजर्ट है, फिर अफ्रीका के अंदर बात करें तो सहारा है, कालाहारी है, नामीबिया का रण है, और अगर हम एशिया के अंदर बात करें तो तुर्किस्तान है और गोबी का रण है, फिर भारत के अंदर थार का रण है, ईरान का रण है, अरेबिया का रण है, मसावा रण है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का रण आपको देखने के लिए मिलता है। तो इतने सारे ये जो रण है ये हमें जनरली पश्चिमी भाग के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। इन अगर हम हॉट डेजर्ट्स की अगर हम बात करें तो मेनली जो ट्रेड विंड्स का प्रभाव हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, यानी कि व्यापारिक पवनें जो है उनका प्रभाव देखने के लिए मिलता है इन रण क्षेत्रों के अंदर। और ये टेम्परेट डेजर्ट्स जो है यानी कि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंदर मिलने वाले ये जो रण भागों की अगर आप बात करो तो ये आपको कहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, ये कॉन्टिनेंट्स के इंटीरियर रीजन के अंदर यानी कि महाद्वीपों के आंतरिक भाग के अंदर हमें ये देखने के लिए मिलेंगे। और महाद्वीपों के आंतरिक जो भाग होते हैं, इंटीरियर जो एरियाज होते हैं, क्योंकि वो ड्राई होते हैं, सूखे होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो हवाएं, बारिश करने वाली जो हवाएं जाती हैं, ठीक है, वो वहां तक नहीं पहुंच पाती हैं, इसलिए वहां पे बारिश हमें बहुत कम देखने के लिए मिलती है। मेजर हॉट डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड की अगर हम बात करें, मुख्यतः विश्व के रण क्षेत्रों की अगर बात करें तो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पे आपको 15 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश न दक्षिणी अक्षांश न बच्चे न जो भाग है वहां पे आपको देखने के लिए मिल रहा है, जिसके अंदर अगर सबसे बड़ा रण कौन सा है तो सहारा का रण जो रण है, सहारा डेजर्ट सबसे बड़ा है, सहारा वाला आपने ये देखा ही, ये कहाँ पर है, ये अफ्रीका महाद्वीप में उत्तरी अफ्रीका के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है सहारा रण। सहारा जो रण है वो पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई की अगर हम बात करें, ईस्ट टू वेस्ट इसकी लेंथ की अगर हम बात करें तो 3200 माइल्स तक इसकी लेंथ देखने के लिए मिलती है, और इसकी विड्थ की बात करें तो अराउंड 1000 माइल्स तक इसकी विड्थ देखने के लिए मिलती है। टोटल इसका जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो 3.5 मिलियन स्क्वायर माइल्स हमें देखने के लिए मिलता है, जो कि
50 अमेरिका देशों को अगर आप मिला दो तो इतना इसका एरिया सहारा का जो रण है, सहारा का जो डेजर्ट है, इसका देखने के लिए मिलता है। सहारा के बाद दूसरा जो सबसे बड़ा रण आता है वो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट है, यानी कि महान ऑस्ट्रेलिया का रण है। भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सहारा का रण सबसे बड़ा है, ठीक है। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में पूछ लेते हैं आपसे कि सबसे बड़ा रण कौन सा है, रणों के नाम दे देंगे, डेजर्ट्स के नाम दे देंगे, लार्जेस्ट डेजर्ट पूछ लेंगे आपसे। फिर पूछ लेंगे एमसीक्यू के अंदर कि डेजर्ट महाद्वीपों के कौन से किनारे पे मिलते हैं, कौन से साइड में मिलते हैं, तो वेस्ट कोस्ट, पश्चिमी किनारे पे आपको देखने के लिए मिलते हैं डेजर्ट्स, ठीक है। तो पश्चिमी किनारे पे कैसे जल प्रवाह होते हैं, कैसे करंट्स चलती हैं, तो यहाँ पे कोल्ड वाटर करंट्स चलती हैं। तो ये चीजें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपसे पूछ लेते हैं एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन के अंदर। तो दूसरा जो बड़ा है वो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट है, बृहद ऑस्ट्रेलिया का डेजर्ट आपको देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा अरेबियन डेजर्ट है, अरेबिया का रण है, ईरानियन डेजर्ट है, ईरान का रण है, थार डेजर्ट जो कि भारत वाला है, ठीक है, थार का रण है, कालाहारी डेजर्ट नामीबिया, कालाहारी नामीबिया भी अफ्रीका के अंदर ही है। फिर आपके उत्तरी अमेरिका के अंदर मेक्सिको और यूएसए तक हमें मोहावे का जो रण है वो देखने के लिए मिलता है। इसे सोनारा रण भी बोलते हैं कई जगहों पे, कैलिफोर्निया और मेक्सिकन डेजर्ट्स भी इसका नाम लिया जाता है। सदर्न अमेरिका के अंदर, दक्षिणी अमेरिका के अंदर अटाकामा और पेरुवियन डेजर्ट्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। इन सभी रण क्षेत्रों की अगर हम बात करें, यहाँ पे वार्षिक वर्षा जो है, एनुअल रेनफॉल 0.5 इंचेस से कम हमें देखने के लिए मिलती है। और जनरली ये सी कोस्ट के नजदीक है और प्लेट्यू रीजन है, यानी कि पठारी भाग हमें देखने के लिए मिलते हैं। और साथ ही साथ ये रेन शैडो एरिया है, यानी कि वर्षा का छायावृत्ति क्षेत्र है। वर्षा का छायावृत्ति क्षेत्र का अर्थ क्या होता है, जो पहाड़ होते हैं, ठीक है, पहाड़ों पे क्या होता है, जब जो हवाओं के अंदर भेज होता है और मॉइस्चर लेडन जो विंड्स है वो जब पहाड़ों से जब टकराती हैं तो ये क्या होता है, वो हवाएं ऊपर की तरफ उठती हैं, ठीक है। ऊपर की तरफ जब हवाएं उठती है तो क्या होती है, ठंडी होती है, ठंडी होती है तो हवा संतृप्त हो जाती है, यानी कि हवा पूर्ण रूप से कहते हैं फुली सैचुरेटेड हो जाता है। सैचुरेटेड होने पे हवा के अंदर सापेक्ष आर्द्रता की अगर हम बात करें, यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी की अगर हम बात करें, तो वो 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे रीच कर जाता है। और जब हवा के अंदर 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी, यानी कि 100% सापेक्ष आर्द्रता होगी, तो बादल बनेगी और वो हवा क्या कर देगी, बारिश कर देगी। तो ऐसी बारिश कब होगी, जैसे कि ये पहाड़ है, पहाड़ के इस तरफ से ये हवाएं आ रही है, भेज वाली हवा आ रही है, पहाड़ के सहारे इसे ऊपर उठना पड़ा, बादल बने, तो इसी साइड इसने बारिश कर दी। ये वाला जो पहाड़ का भाग है वो छायावृत्ति क्षेत्र हो जाता है, वृष्टि की छायावृत्ति क्षेत्र हो जाता है, इसे रेन शैडो एरिया बोलते हैं, ठीक है। यानी बारिश के लिए बारिश वाले क्षेत्र की छाया पड़ जाती है, यहाँ पे बारिश नहीं होती है, रेन शैडो एरिया के रूप में आपको देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि खास करके अगर हम मोहावे की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एंडीज पर्वत श्रृंखला, ठीक है, तो यहाँ से जो हवाएं आती है वो यहाँ पे बारिश कर देती है और इस तरफ हमें सूखा देखने के लिए मिलता है। अब यहाँ के क्लाइमेट की हम बात करते हैं। ये जो हॉट डेजर्ट है, जो गर्म रण है, इनकी आबो हवा कैसी होती है, तो सबसे पहले जैसे ऑब्वियसली इसके लिए जो महत्वपूर्ण है वो बरसात है, जो कोई भी रण को डिटरमाइन करती है। तो इन क्षेत्रों में अगर हम देखें तो एनुअल प्रेसिपिटेशन जो है, वार्षिक वर्षपात की अगर बात की जाए तो 10 इंचेस से ज्यादा नहीं होती है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के विलियम क्रीक की अगर हम बात करें तो 5.4 इंचेस तक बारिश हमें देखने के लिए मिलती है। फिर आपके इंडिया का थार डेजर्ट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे 4 इंच तक हमें देखने के लिए मिलती है। यूएसए के अंदर हम एरिजोना और यूमा रीजन की बात करें तो वहाँ पर 3.3 इंचेस तक देखने के लिए मिलता है। मिड सहारा जो कि अफ्रीका के अंदर है वहाँ पे, और मिड अटाकामा में हम देखें तो ऑलमोस्ट वहाँ पे बारिश होती ही नहीं है। ये ऐसे एरियाज हैं। इन अटाकामा और सहारा वाले रण के अंदर देखा गया कि पिछले 17 साल के अंदर, 17 ईयर्स के अंदर सिर्फ 0.02 इंचेस तक बरसात यहाँ पे हुई है। तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे बारिश जो है वो बहुत कम होती है। कई बार तो ऐसा रिकॉर्ड किया गया है कि 4 साल तक एक सिंगल ड्रॉप ऑफ रेनफॉल नहीं हुआ, यानी कि पानी की एक बूंद तक यहाँ पे नहीं गिरी, जिस वजह से यहाँ पे परमानेंट ड्राउट की सिचुएशन भी देखने के लिए मिलती है, यानी कि पूरे साल भर हमें दुष्काल की स्थिति यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे अगर बारिश होती भी है तो टॉरेंशियल रेनफॉल हमें देखने के लिए मिलता है। टॉरेंशियल रेनफॉल के अंदर क्या होता है कि अचानक दोपहर के बाद में बारिश गिर जाती है बहुत कम समय में, ठीक है, ये जो रेनफॉल है हो जाता है। और क्योंकि दोपहर के टाइम पे होता है, बपोर न पक्षी बरसात हमें देखने के लिए मिलती है,
तो ऑलरेडी ये मिड लैटिट्यूड के अंदर है, मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों के अंदर है। तो ये वाले भाग का होता है जमीन बहुत गर्म होती है, बारिश जो भी गिरती है उसी टाइम वाष्पीभवन हो जाता है, उसी टाइम वाटर एवापोरेशन हो जाता है और ये पानी भाप बन के उड़ जाता है। ठीक है, तो ये बारिश के रूप में यहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। फिर इस रीजन की अगर हम बात करें तो ट्रेड विंड्स का प्रभाव यहाँ पे है कि व्यापारिक पवनों का प्रभाव इस क्षेत्र के अंदर होने की वजह से भी यहाँ पे बारिश जो है वो बपोर के बाद में आफ्टरनून के टाइम पे हमें देखने के लिए मिलता है, क्योंकि इन क्षेत्रों के अंदर बारिश बहुत कम होती है, रेनफॉल बहुत कम होती है। इसलिए इन एरियाज की अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करें, यानी कि अगर हम सापेक्ष आर्द्रता की बात करें, तो सापेक्ष आर्द्रता भी क्षेत्रों के अंदर बहुत कम देखने के लिए मिलती है। इवन कोस्टल एरियाज के अंदर जो आपके दरियाई किनारे वाले जो जिले हैं वहां पे भी अगर हम बात करें तो 60% से कम या और कई बार तो इवन 30% से आंतरिक जो भाग है, इंटीरियर जो एरियाज है, वहाँ पे 30% से भी कम हमें मॉइस्चर, 30% से भी कम हमें ये जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो वहाँ पे देखने के लिए मिलती है। उसके अलावा यहाँ का रेनफॉल का ये कैरेक्टरिस्टिक है कि प्रेसिपिटेशन बहुत ही कम तो होता ही होता है, साथ ही साथ अनरिलायबल है, यानी कि बारिश किस टाइम पे होगी वो फिक्स नहीं है। ठीक है, और कई बारी या आप ये मानो पूरे साल की बारिश सिर्फ कुछ चंद घंटों के अंदर गिर जाती है। तो इतनी कम बारिश होने की वजह से ये एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखा जाए तो ये क्षेत्र उपयुक्त नहीं है, यहाँ पे खेती आपके नहीं की जा सकती। इसके अलावा आप कोस्टल रीजन्स की बात करें, यहाँ पे दरियाई किनारे वाले क्षेत्रों की बात करें, जैसे कि मसावा रेड सी वाले एरियाज के अंदर है, यहाँ पे लाइट स्कैटर्ड शेप आपको शावर्स देखने के लिए मिलते हैं, यानी कि बहुत ही हल्की बरसात हमें ऑनशोर विंड एरियाज के अंदर देखने के लिए मिलती है। और पूरे साल में अगर हम देखें तो सिर्फ 5.9 इंचेस का रेनफॉल यहाँ पे होता है। इनके वेस्टर्न कोस्ट में अगर हम बात करें, पश्चिमी दरियाई किनारों पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे ठंडी जो पवनें हैं, कोल्ड करंट्स जो है, कोल्ड करंट्स का प्रभाव हमें देखने के लिए मिलता है। और इस क्षेत्रों के अंदर बारिश किस वजह से होती है, दो ठंडी और गर्म जो हवाएं हैं उनके मिलने के वजह से होती है। इस वजह से यहाँ पे फॉग भी आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, और दो विपरीत गुण वाली हवाओं के मिलने के वजह से यहाँ पे आपको थंडर स्टॉर्म्स यानी कि गाजवीड़ जो है ये भी सामान्यतः बरसात के साथ नॉर्मली आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। अब अगला आता है यहाँ का आबोहवा की अगर हम बात की जाए तो इसका यहाँ का तापमान कैसा। तापमान की अगर हम बात करें तो ये पृथ्वी के सबसे हॉटेस्ट स्पॉट्स है और हाईएस्ट टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर हमें देखने के लिए मिलता है, यानी कि पूरे साल तापमान बहुत ज्यादा रहता है यहाँ पे। और हम देखते हैं कि विश्व के अगर सबसे गर्म जो क्षेत्र है तो वो ये सबसे विश्व के गर्म क्षेत्र में देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे कोल्ड सीजन ऐसा नहीं है कि नहीं होता, ठंडा मौसम होता है। ठीक है, और यहाँ पे लेकिन सूखी ठंड ज्यादा होती है, इसलिए तापमान की कमी भी आपको देखने के लिए मिलती है। हॉट इन एरियाज के अंदर अगर हम ऑन एन एवरेज समर टेम्परेचर की बात करें, यानी कि उन्हाड़े के अंदर सरेराश तापमान कितना होता है तो 86 डिग्री फ़ारेनहाइट तक तापमान हमें देखने के लिए मिलता है। हाईएस्ट शेड टेम्परेचर की बात करें यानी कि छाया के टाइम पे तापमान की बात करें तो 136 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हमें तापमान यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। और गर्मियों के टाइम पे यहाँ पे इतनी गर्मी के साथ साथ गर्म जो हवाएं हैं, ठीक है, गर्म हवाओं का तूफान जो है उसका भी प्रभाव हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। अब हम यहाँ पे दो अलग अलग रीजन्स के क्लाइमेटिक सिचुएशंस की बात कर लेते हैं, जिसमें पहला है आपके कोस्टल डेजर्ट्स। कोस्टल डेजर्ट्स की अगर आप बात करो तो यहाँ पे कोस्टल जो डेजर्ट्स होते हैं, दरियाई किनारे वाले जो रण क्षेत्र है, वहाँ पे मैरीटाइम इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होता है, यानी कि आपके समुद्र का जो जल है उसका प्रभाव हमें देखने के लिए मिलता है, उसका कूलिंग इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पे कोल्ड करंट्स जो है, ठंडी जो समुद्र के अंदर चलने वाले जो जल प्रवाहों है वो इसका तापमान भी कम कर देते हैं। इसलिए हम अफ्रीका में मीन एनुअल टेम्परेचर की बात करें कि अफ्रीका के अंदर वार्षिक सरेराश तापमान कितना देखने के लिए मिलता है तो 66 डिग्री फ़ारेनहाइट तक देखने के लिए मिलता है। वहीं पे लिक्विड में अगर हम बात करें तो 65 डिग्री फ़ारेनहाइट तक तापमान हमें देखने के लिए मिलता है।
साउथ वेस्ट अफ्रीका में वेव्स बे की अगर बात की जाए तो वहां पे सिर्फ 63 डिग्री की फ़ारेनहाइट तक तापमान हमें देखने के लिए मिलता है। और हॉटेस्ट मंथ का भी जो टेम्परेचर है, यानी कि सबसे जो महीने जहाँ पे सबसे ज्यादा तापमान होता है, तो वो भी 70 डिग्री फ़ारेनहाइट से तापमान हमें ज्यादा देखने के लिए नहीं मिलता। तो एनुअल टेम्परेचर रेंज की बात की जाए, यानी कि पूरे साल में तापमान की क्या रेंज हमें देखने के लिए मिलती है, सबसे उच्चतम और न्यूनतम तापमान के बीच का अंतर कितना होता है, तो वो लगभग हमें 9 डिग्री फ़ारेनहाइट देखने के लिए मिलता है अफ्रीका के अंदर, 10 डिग्री फ़ारेनहाइट देखने के लिए मिलता है लिकुई के अंदर, और 10 डिग्री फ़ारेनहाइट देखने के लिए मिलता है वॉल्स बे के अंदर। तो ये तो है दरियाई किनारे वाले क्षेत्र कि हम दरियाई किनारे वाले जो कोस्ट डेजर्ट्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप इससे रिलेटेड एक ग्राफ भी देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये इथियोपिया का मसावा रीजन है जो 64 फीट इसका एल्टीट्यूड है, यानी कि जमीन से 64 फीट की सिर्फ ऊंचाई के ऊपर है, यानी कि ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं कि ये प्लेन रीजन है। यहाँ पे एनुअल प्रेसिपिटेशन कितना देखने के लिए मिलता है, यानी वार्षिक बरसात जो है वो 5.9 इंचेस तक यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल रही है। एनुअल टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो 70 डिग्री फ़ारेनहाइट हमें टेम्परेचर देखने के लिए मिलता है, यानी कि यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो 95 टू 78 डिग्री फ़ारेनहाइट देखने के लिए मिलता है, यानी कि उच्चतम मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है यहाँ पे 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है, और न्यूनतम टेम्परेचर कितना है, मिनिमम टेम्परेचर यहाँ पे 78 डिग्री फ़ारेनहाइट देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आप बारिश देखोगे भी तो मैक्सिमम बारिश कितना हो रहा है, ये जो ब्लैक जो दिखा रहा है ये रेनफॉल दिखा रहा है, मैक्सिमम रेनफॉल 1.5 इंचेस, ये इंचेस के अंदर, ठीक है। और ये भी कौन से महीनों में हो रहा है, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल के अंदर, यहाँ पे अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के अंदर, यानी कि ये जो बीच में गर्मी वाले हैं, यानी कि आपके मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये तो एकदम सूखे रहते हैं, इस टाइम पे बिल्कुल भी रेनफॉल आपको नहीं देखने के लिए मिलती है, ठीक है। तो ये तो, और इसके अलावा एक आप दूसरा एग्जांपल देखिए, अगर चाइना के अंदर कशगार का, ठीक है, ये थोड़ा हिली एरिया पे, इसकी हाइट 4255 फीट एल्टीट्यूड पे हमें देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे एनुअल प्रेसिपिटेशन, वार्षिक बरसात भी थोड़ी ज्यादा है, 3.5 इंचेस तक हमें देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे एनुअल टेम्परेचर रेंज अगर हम देखें तो 58 डिग्री फ़ारेनहाइट है, यानी कि मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है, 70 डिग्री फ़ारेनहाइट है, और न्यूनतम मिनिमम टेम्परेचर कितना है, 22 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हमें देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट हर महीने बारिश है, लेकिन 1 इंच से भी कम, 1 इंच से भी कम बारिश यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रही है। अब डेजर्ट के इंटीरियर एरियाज की बात करेंगे, पहला तो हमने कौन सा डिस्कस किया था, कोस्टल डेजर्ट, यानी कि दरियाई किनारे पे मिलने वाले जो रण क्षेत्र है, ये है आंतरिक रण क्षेत्र। आंतरिक रण क्षेत्रों की अगर आप बात करते हैं तो आंतरिक रण क्षेत्रों के अंदर हाई समर टेम्परेचर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, गर्मियों के टाइम पे ज्यादा तापमान देखने के लिए मिलता है, विंटर मंथ्स जो है शाड़े के टाइम पे, जबकि आपको सर्दी यहाँ पे ज्यादा देखने के लिए मिलती है, जैसे कि सहारा के अंदर शलाह। यहाँ पे अगर आप बात करो तो सबसे उच्चतम तापमान, मैक्सिमम टेम्परेचर कितना मिलता है, 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, जबकि जो सबसे ठंडा महीना है, कोल्डेस्ट जो मंथ है, उसके तापमान की अगर हम बात करें तो 55 डिग्री फ़ारेनहाइट देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे गर्म और ठंडे महीनों के तापमान में काफी ज्यादा अंतर है, जबकि जो दरियाई किनारे पे है, कोस्टल एरियाज पे है, वहां पे बहुत ज्यादा अंतर हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा है। यहाँ पे कितना अंतर देखने के लिए मिल रहा है, एनुअल टेम्परेचर रेंज की अगर हम बात करें, एनुअल टेम्परेचर रेंज 44 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। ऐसे अगर आप यूमा की बात करें तो यूमा में एनुअल टेम्परेचर रेंज 36 डिग्री फ़ारेनहाइट है, जैकोबाबाद के अंदर 41 डिग्री फ़ारेनहाइट आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। मसावा का आपको यहाँ पे बता ही दिया, अराउंड 17 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। इन एरियाज के डायurnal रेंज ऑफ टेम्परेचर की भी अगर बात की जाए, डायurnal रेंज क्या होता है, पहले भी बताया मैंने आपको, दैनिक तापमान, यानी कि एक दिन का उच्चतम और न्यूनतम तापमान आपको कितना देखने के लिए मिल रहा है, तो ये भी हमें काफी ज्यादा देखने के लिए मिलता है। क्यों? क्योंकि दिन के टाइम पे तापमान बहुत ज्यादा होता है, इंटेंस सोलर रेडिएशन होता है, इस वजह से ये दिन में तापमान बहुत ज्यादा होने की वजह से जमीन बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, और मैक्सिमम जो टेम्परेचर है वो 120 डिग्री फ़ारेनहाइट तक दोपहर के टाइम पे तापमान आपको देखने के लिए मिलते हैं। वहीं पे रातें ठंडी होती है, बहुत जल्दी रेडिएशन होता है,
इस वजह से जमीन बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है और रात के टाइम पे तापमान बहुत कम हो जाते हैं। इस वजह से डेली जो टेम्परेचर है जब वो 30 टू 40 डिग्री फ़ारेनहाइट देखने को मिलता है, यानी कि एक दिन के अंदर भी तापांतर की बात की जाए, डायurnal रेंज ऑफ टेम्परेचर की अगर हम बात करते हैं तो 30 टू 40 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आपको टेम्परेचर्स देखने के लिए मिलते हैं, यानी कि रात बहुत ज़्यादा ठंडी होती है और दिन की अगर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा गर्म आपको देखने के लिए मिलता है। सेम ऐसे आप डेथ वैली जो है जो कि कैलिफोर्निया में, यहाँ पे आपको एक्सेप्शनल ग्रेट डायurnal रेंज ऑफ टेम्परेचर देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा दैनिक तापमात्रा देखने को मिलेगा। 74 डिग्री फ़ारेनहाइट तक दैनिक तापांतर होता है यहाँ पे। ठीक है, दिन और रात के तापमान में बहुत ज़्यादा अंतर हमें इन क्षेत्रों के अंदर देखने के लिए मिलता है। अब इसके अलावा और दूसरे एरियाज के यहाँ की कैसी क्लाइमेटिक कंडीशन है, आबो हवा की स्थितियाँ कैसी हैं, तो मिड लैटिट्यूड डेजर्ट्स की अगर हम बात करें, मध्य अक्षांशीय जो रण क्षेत्र है वहां की अगर हम बात करें तो इस सबसे की नोट जो फीचर है इस डेजर्ट रीजन का वो है एरिडिटी, यानी कि शुष्कता जो है वो हमें सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलती है, खास करके जो इनलैंड एरियाज है यानी कि आंतरिक भाग वाले आंतरिक जो क्षेत्र है वहां पे आपको एरिडिटी यानी कि शुष्कता बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलती है, यानी कि हवा के अंदर भेज की मात्रा बहुत कम है और हवा के अंदर भेज की मात्रा बहुत कम होने की वजह से ही यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है और अगर होती भी है तो अनएक्सेप्शनल या अनएक्सपेक्टेड कन्वेंशनल स्टॉर्म्स के रूप में, यानी कि अचानक असहनीय जो तूफान आते हैं उसी के साथ हमें बारिश यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो ये इस तरीके के यहाँ के टेम्परेचर की तापमान की यहाँ की स्थितियाँ, इस तरीके की क्लाइमेटिक सिचुएशन हमें इनका देखने के लिए मिलता है। अब हम यहाँ की बात करते हैं कि वेजिटेशन कैसा है, इसका डेजर्ट का वेजिटेशन हमें वनस्पति कैसे देखने के लिए मिलती है। अभी वनस्पति किसके ऊपर निर्भर करती है, वनस्पति निर्भर करती है कि पहला वहाँ की आबो हवा कैसी है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, यानी कि वहाँ बारिश कैसी होती है, कितनी बारिश होती है, फिर वहाँ पे तापमान किस प्रकार के रहते हैं। दूसरा निर्भर करता है वहां पे मिलने वाली जो मिट्टियां हैं वो कैसी, वो फलद्रुप है कि नहीं। और आपको पता है रेताड़ वाले क्षेत्र की अगर हम बात करें तो वहां पे आपको डेजर्ट सॉइल्स यानी कि आपको रेताड़ जो है वो ज्यादा देखने के लिए मिलता है, यानी कि जमीन के अंदर फलद्रुपता बहुत कम होती है। साथ ही साथ तापमान की अगर बात की जाए तो टेम्परेचर्स बहुत ज्यादा होते हैं और रेनफॉल स्कैंटी है, यानी कि बारिश बहुत कम हो रही है, इसलिए यहाँ पे एक हरे भरे बड़े पेड़ नहीं मिलते जैसे कि हमें हॉट इक्वेटोरियल रीजन में मिल रहे थे। यहाँ पे हमें ग्रासेस, स्क्रब्स, हर्ब्स, वीड्स, रूट्स, बल्ब्स ज्यादा देखने के लिए मिलते, यानी कि घासें हैं या फिर कांटे वाली झाड़ियां हैं या जड़ी बूटियां हैं, ठीक है, या पेड़ों की जड़ें हैं, ठीक है, ये सब हमें मुख्यतः देखने के लिए मिलता है। वो भी खास करके किस टाइम पे उगते हैं, जब एक स्मॉल इंटरवल के लिए जब बारिश होती है तो उस टाइम पे आपको देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको कैक्टस है, ठीक है, कांटे वाली झाड़ियां जो वो देखने के लिए, क्यों, क्योंकि कांटे वाली जो वनस्पति होती है उसके अंदर पत्तियां कौन सी होती है, उनकी जो उसमें जो कांटे होते हैं वो एक्चुअली उनके लीव्स होते हैं, उनकी पत्तियां होती है, ठीक है। और पत्तियों का पेड़ों के अंदर क्या काम होता है, फोटोसिंथेसिस, यानी कि ट्रांसपिरेशन का वो काम करते हैं, यानी कि सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं उसको लेकर के भोजन बनाने का काम करते हैं। तो जब पौधा भोजन बना रहा होता है, रेस्पिरेशन करता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जब होती है तो वो जड़वाष्प को बाहर छोड़ता है, इस वजह से इसकी पत्तियां छोटी होती है, उसके अंदर स्टोमेटा का साइज जो है बहुत कम होता है, ताकि वो जमीन के अंदर जो नमी है या फिर आपके वातावरण के अंदर आबोहवा की जो नमी है उसको पौधे के अंदर स्टोर करके रख सके, उसको वो ज्यादा बाहर ना छोड़े। इसलिए प्रोमिनेंट यहाँ की अगर वेजिटेशन की बात करें तो जीरोफिटिक या ड्रॉट रेजिस्टेंट स्क्रब्स हमें देखने के लिए मिलते हैं, यानी कि ऐसी वनस्पति देखने के लिए मिलती है जो कि कम पानी उच्च तापमान के अंदर हो सकती है और अगर 3-4 साल तक दुष्काल भी आए तो भी उसके ऊपर उसका प्रभाव नहीं देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको डेट पाम्स देखने के लिए मिलते हैं, यानी कि ऐसी वनस्पति देखने के लिए मिलती है जिसकी जड़ें बहुत ही गहराई तक जमीन के अंदर जाती हैं, ताकि जमीन के अंदर बहुत ऊंचाई में भी, बहुत ज्यादा डेप्थ में भी अगर वाटर है तो उस पानी को वो जो कहते हैं पौधे हैं वो उसको वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसको वो ले सकते हैं वहां से, ठीक है, और इजीली जो है वो अपना भोजन बना सकते हैं या बहुत लंबे समय तक वो पौधे जो है वो जीवित रह सकते हैं। इसलिए लॉन्ग रूटेड
ग्रासेस इनका हमें देखने के लिए मिलता है। और इनकी हाइट की अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा हाइट नहीं होती, क्योंकि अगर ज्यादा हाइट होगी तो वो उनको ज्यादा पानी की आवश्यकता होगी, तो कम पानी की आवश्यकता के लिए हमें ऐसा देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा एक और स्पेसिफिक फीचर हमें देखने के लिए मिलता है ज़ेरोफिटिक वेजिटेशन का, वो है कि सेलाइन सॉइल्स जो है, यानी कि क्षारीय मिट्टी जो है उसके अंदर ये उग सकती है। क्यों? क्योंकि अगर हम रण क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पे हमें कैसे सॉइल्स देखने के लिए मिलते हैं, यहाँ पे लवणीय मिट्टियां होती है। ये जो रण डेजर्ट सॉइल होती है, जो रेतान वाली मिट्टी होती है, इसके अंदर लवणता की मात्रा ज्यादा होती है, सेलिनिटी की मात्रा ज्यादा होती है, तो सेलिनिटी मात्रा के अंदर भी उग सके। साथ ही साथ वहाँ पे ह्यूमस कंटेंट बहुत कम होता है, यानी कि मिट्टी के अंदर सांद्रण तत्व जो है उसकी काफी कमी हमें देखने के लिए मिलती है। तो वहाँ पे ये मुख्यतः उगती भी हमें देखने के लिए मिलती है। कई तो ऐसी भी वनस्पतियां होती हैं जिसकी लीव्स ही नहीं होती, पत्तियां ही नहीं होती, या फिर इनकी जो पत्तियां वो वैक्सी होती है, ऊपर एक वैक्स का कवर होता है। ये वैक्स का कवर भी क्या करेगा, आपके जो पौधे के अंदर जो पानी है उसको स्टोर करके रखेगा, उसको इजीली बाहर ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस के द्वारा नहीं आने देगा। जैसे आप देखते हो ना, आप विंटर्स के अंदर, सर्दियों के अंदर क्या करते हो, अपनी चमड़ी के ऊपर क्रीम वगैरह लगाते हो, वैसलीन वगैरह, वो वैक्सी होता है। किस लिए लगाया जाता है? ताकि शरीर के अंदर जो नमी है, आर्द्रता जो है, वो वहीं पे हम अंदर एब्जॉर्ब करके रखें, वहीं पे उसको कंट्रोल करके रखें और वो बाहर ना निकले। ठीक है, तो ये इस तरीके का आपको ये इनके द्वारा जो नेचुरल इस तरीके के इनके फीचर्स देखने के लिए मिल रहे हैं, ताकि अपने अंदर जो वाटर का स्टोरेज है वो कर सके। और साथ ही साथ इनके स्टेम्स की अगर बात की जाए, इनके जो पौधों की स्टेम्स है वो कैसी होती है, तो थिक सक्लेंट स्टेम्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, यानी कि ये पानी को स्टोर किसके अंदर करके रखते हैं, ये अपने जो स्टेम्स है उसके अंदर करके रखते हैं। ठीक है, ये देखिए आपको यहाँ पे ये एक डायग्राम देखने के लिए मिल रहा होगा। आप कैक्टस अगर देखोगे तो ये कैक्टस की पत्तियां नहीं है, इसके अंदर जो कांटे होते हैं, इसके अंदर जो इसके थॉर्न्स होते हैं वो इसके लीव्स एक्चुअली, और ये जो है ये स्टेम है। ठीक है, और ये स्टेम के ऊपर का जो कवरिंग होता है वो कैसा होता है, वो वैक्सी होता है। ठीक है, वैक्स जैसा होता है, ताकि इसके अंदर का जो पानी है वो बाहर निकल करके ना जा सके, इसके अंदर स्टोर रहे लंबे समय तक। तो ये अपने जो पानी है उसको इसके अंदर स्टोर करके रखते हैं। इसलिए अगर इसको 2-3 साल तक अगर पानी ना भी मिले, बारिश ना भी हो, तो भी वो इजीली उसके अंदर स्टोर होकर के रह सकता है। तो ये एक ज़ेरोफिटिक जो वेजिटेशन होता है उसकी हमें ये लाक्षणिकता, हमें ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे कई सारे और कहते हैं ग्रासेस के वेराइटीज हमें देखने के लिए मिलते हैं। कई सारी ग्रासेस की जो स्पीसीज हैं वो हमें देखने के लिए मिलती हैं। और यहाँ पे जो मिलने वाले सीड्स हैं उनके ऊपर की अगर कवरिंग की बात करें तो वो काफी हार्ड कवरिंग होता है, यानी कि काफी कठोर बीज के जो बियारण है, बियारण के बाहर का खोल की आप बात करो तो वो बहुत ही कठोर आपको हार्ड देखने के लिए मिला। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे बारिश हर साल हो ऐसा जरूरी नहीं है, तो लंबे समय तक वो जो बीज है, वो जो सीड है, वो प्रोटेक्ट रह सके। ठीक है, ताकि अगली जब बारिश भी अगर अब आए या 3-4 साल बाद भी अगर बारिश आए तो इजीली वो पौधा पानी के गिरने पे, नमी के होने पे वो उग सके। ठीक है, तो ये भी एक इनके वेजिटेशन का हमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखने के लिए मिलता है। ये इनकी वनस्पति की कई सारी लाक्षणिकता है। तो क्या क्या लाक्षणिकता देखिए हमने, पहला ज़ेरोफिटिक वेजिटेशन है ड्राउट रेजिस्टेंट वेजिटेशन है, यानी कि दुष्काल वाले क्षेत्र में भी जो हो सकती हैं है। दूसरा, इनकी पेड़ों के अंदर पत्तियां जो है वो किस रूप में होती है, कांटे के रूप में होती है। वाटर का जो स्टोरेज है वो किस में हमें देखने के लिए मिलता है, वो हमें इनके स्टेम के अंदर देखने के लिए मिलता है। चौथा, इसके जो स्टेम है, ठीक है, उसके ऊपर, इसका जो तना है उसके ऊपर एक वैक्सीन का कवरिंग होता है, वैक्स का कवर होता है, ताकि उसके से पानी जो है वो बाहर ना जा सके। उसके अलावा पांचवी इसकी लाक्षणिकता क्या है कि पौधों की जो जड़ें हैं वो बहुत लंबी होती हैं, ताकि जमीन के अंदर बहुत ऊंचाई में भी अगर पानी है, ठीक है, बहुत ज्यादा डीप भी अगर ग्राउंड वाटर मिल रहा है तो उसका भी ये यूज कर सके। इसके अलावा ऊपर जो पेड़ होता है वो ज्यादा बड़ा नहीं होता, उसकी हाइट हमें कम देखने के लिए मिलती है। फिर ये लवणीय क्षेत्रों के अंदर भी अगर जमीन के अंदर क्षारीयता की मात्रा है, अगर लवणता की मात्रा है, अगर सेलाइन सॉइल्स है, तो उसके अंदर भी पौधे इजीली उग सकते हैं। फिर इनके जो बीज होते हैं उसके बाहर का जो खोल है, बियारण के बाहर का जो खोल है वो बहुत ही हार्ड होता है। ठीक है, यानी कि सीड का आउटर जो कवरिंग है वो बहुत ही ज्यादा टफ स्किन का होता है, ताकि वो उसको लंबे समय तक के लिए प्रोटेक्ट कर सके। तो अब इस आधार पर यहाँ पे रहने वाले लोगों का जीवन हमें कैसे देखने के लिए मिलता है, लाइफस्टाइल कहाँ पे कैसा देखने के लिए मिलता है।
तो ऑब्वियसली यहाँ की इतनी हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन है, इतनी कठोर आबो हवा की यहाँ की स्थितियाँ हैं, तो उसी अनुसार लोगों को यहाँ पे जीवन यापन करना पड़ता है। तो कुछ हम मुख्य यहाँ पे मिलने वाली प्रजातियों की बात करेंगे, जैसे कि इजिप्ट के अंदर मिलने वाली बेडुइन प्रजाति, ये अरब लोग हैं, ठीक है। ये जनरली पेस्टोरलिस्ट है, यानी कि घेटा, बकरी, ऊंट और घोड़े जो है उनका पालन इनके द्वारा हमें देखने के लिए मिलता है। उसके अलावा कालाहारी जो भाग है वहाँ पे हमें बुशमैन्स देखने के लिए मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर बिंदीबूस जो है ये मेजर हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। मुख्यतः इनकी अगर हम बात करें, प्रिमिटिवली ये हंटर्स हैं और कलेक्टर्स हैं, यानी कि शिकार करते हैं और भोजन को जो एकत्रण है ये इनकी मुख्य हमें प्रवृत्ति देखने के लिए मिलेगी, आर्थिक प्रवृत्ति। और बुशमैन और बेडुइन की अगर हम बात करें तो ये बहुत अच्छे नॉर्मेडिक हंटर्स हैं, यानी कि शिकार करते हैं जो भी इनको यहाँ पे मिलने वाले जीव हैं। उसके वाला फूड गैदरर्स हैं, भोजन जो भी जंगलों में मिलता है उसको इकट्ठा करते हैं। ये लोग खेती वगैरह नहीं करते, ना ही डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स करते हैं, ना ही पशुओं को पालते हैं, ना ही खेती इनके अंदर हमें देखने के लिए मिलेगा। जनरली जो बुशमैन है कालाहारी डेजर्ट के, वो शिकार करने के लिए जो शिकार करते हैं बो एंड एरोज से करते हैं, यानी कि तीर कमान रखते हैं और अपने जो तीर है उनको उसके लिए वो जहर का यूज करते हैं, पॉइजन का यूज करते हैं। जनरली डेजर्ट एरियाज की अगर आप बात करो, रण क्षेत्र के अंदर मिलने वाले जीवों की अगर आप बात करो तो उनके अंदर पॉइजन होता है, उनके अंदर जहर होता है। तो वही जहर को कलेक्ट करके रखते हैं, उनके बाहर लगा लेते हैं और उसी जब तीर को या का ये यूज करेंगे, उससे शिकार करेंगे तो इजीली जो है जिसका भी शिकार कर रहे हैं, कोई हिरन का, एंटीलोप का कर रहे हैं, तो इजीली उसको उसका शिकार किया जा सकता है। खास करके छोटे जो जानवर है उनका शिकार किया जाता है और शिकार करने का काम मुख्यतः है पुरुषों के द्वारा किया जाता है। वहीं पे महिलाएं और बच्चों की अगर आप बात करें तो छोटे छोटे जो जीव है उनका वो शिकार करते हैं, जैसे कि इंसेक्ट्स हो गए, फिर आपके रोडेंट्स हो गए, चूहे हो गए, छिपकलियां हो गई, लिजर्ड्स हो गई। फिर ये लोग शहद भी इकट्ठा करते हैं, पेड़ों की जड़ें वगैरह इकट्ठा करते हैं, जैसे कि कसावा है, ठीक है। ये पेड़ों की जड़ों में अगर देखिए तो बहुत अच्छा सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की काफी अच्छी मात्रा हमें देखने के लिए मिलती है। फिर ये लोग बहुत कम पानी में इजीली जीवन यापन करना, पानी का संरक्षण करके रखना वो करते हैं। उसके अलावा ये लोग ऑस्ट्रिच जो है, ऑस्ट्रिच क्योंकि इन लोगों का बहुत ज्यादा विकास नहीं हुआ है, ऑस्ट्रिच के जो अंडे होते हैं उसके जो शेल है, उसके जो खोल है, उसी को ये पानी के पात्र के रूप में यूज करते हैं, यानी कि वाटर फिलिंग जो इक्विपमेंट के रूप में उसी का यूज इन लोगों के द्वारा जनरली किया जाता है। इन लोगों के पास बहुत ज्यादा वस्त्र भी नहीं होते, कपड़े भी नहीं होते, ठीक है। पूरे बॉडी पार्ट को ये वस्त्र के द्वारा कवर भी इवन नहीं करते। फिर हम बात करें आपके बिंदुबी के, जो बिंदुबी कैसे हैं, वो भी लगभग बुशमैन जैसे हैं, लेकिन ये कहाँ पे रहते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर रहते हैं। ये इनका कलर डार्क होता है, पतले होते हैं। जनरली देखो जो गर्म क्षेत्र के जो लोग होंगे उनका कलर डार्क होता है, ठीक है, वो काले रंग के आपको देखने के लिए मिलते हैं। इनकी अगर हम बात करें तो ये लोग डोमेस्टिकेशन करते हैं, किसका, डिंगो वाइल्ड डॉग्स होते हैं, शिकारी कुत्ते ये रखते हैं और उनको ये डोमेस्टिकेट करते हैं, यानी कि उनका पालन करते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि ये लोग शिकार के अंदर कंगारू है, रैबिट है, बर्ड्स है, पक्षियों का शिकार करते हैं। महिलाओं के द्वारा घास है, बेरीज है, यानी कि पौधों से मिलने वाले जो फ्रूट्स हैं, जैसे कि आपके बेर वगैरह, उनको कलेक्ट करने का काम करते हैं। इंसेक्ट्स जो है उसको इकट्ठा करने का काम इन लोगों के द्वारा किया जाता है। और जनरली ये लोग शिकार जो है कच्चा ही शिकार का सेवन करते हैं, उसको पकाने की इनके अंदर प्रवृत्ति हमें देखने के लिए नहीं मिलती। और अपने जो घर बनाते हैं ये उन्हें वो वहां पे मिलने वाली जो भी घास वगैरह है उसका उपयोग करके अपने हट्स जो है वो ये लोग बनाते हैं। हम इनके अंदर मिलने वाले नॉर्मेडिक हर्ड्समैन की बात करें, यानी कि पशु पालन या लाइफ स्टॉक इकोनॉमी किन के अंदर हमें देखने के लिए मिलती है, तो अरब की जो बेडुइन प्रजाति के लोग हैं ये लोग घोड़े पालते हैं, फिर ऊंट जो है ऊँटों का पालन करते हैं। ऐसे ही सहारा के अंदर तुरेक्स हैं, ये लोग जो है ये लोग यहाँ पे मिलने वाले ऊँटों को पालते हैं, फिर जिब्रास का पालन करते हैं। ऐसे ही गोभी के मंगोल्स हैं, इनके द्वारा हॉर्सेस और याक्स का पालन किया जाता है। हॉर्स और याक जो है इसको ये लोग पालते हैं, ठीक है। तो ये इनके द्वारा पालन हमें देखने के लिए मिलता है, जिसमें ये लोग एक जुत्थे के अंदर, एक ग्रुप के अंदर रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव ऑन करते रहते हैं, पशुओं की चराई के लिए, पास्चर्स के लिए, एक घास के मैदानों के लिए, साथ ही साथ उनके पानी के लिए। और इनके पास जो इनके पशुओं की संख्या होती है उसी के द्वारा
इनकी वेल्थ, ये लोग कितने अमीर हैं वो गिना जाता है। जिसके बाद जितने ज़्यादा घेटा, बकरियाँ या ऊँट होंगे या घोड़े होंगे, उसी को उतना ज़्यादा ही अमीर कंसिडर किया जाता है। तो इनकी वेल्थ इन्हीं इसी के द्वारा कंसिडर की जाती है। ये लोग जनरली दूध का उपयोग बहुत ज़्यादा करते हैं। दूध के बने उत्पाद जैसे कि चीज़ है, उसका भी उपयोग करते हैं। फिर इन पशुओं से इनको लेदर, चमड़ा भी मिल जाता है, ठीक है, उसका भी उपयोग ये लोग करते हैं। फिर इन पशुओं के जो स्किन है, उसके अलावा जो इससे बाल इनके जो मिलते हैं, उससे ये क्लोथ्स, कपड़े भी बनाते हैं, मैट्स बनाते हैं, ठीक है, रोप्स बनाते हैं, यानी कि रस्सियाँ बनाते हैं, रग्स बनाते हैं, कारपेट जो है, ठीक है, ये सब बिछाने की चीज़ें बनाते हैं। टेंट बनाने के लिए भी उसके बाहर की जो कवरिंग है, इन सब का निर्माण इन लोगों के द्वारा किया जाता है। और बहुत सारे ब्रिवरेजेस का भी यूज़ करते हैं, डेट्स खास करके, क्योंकि इनके यहाँ पे पाम अच्छा उगता है, पाम के पेड़ उगते हैं, यानी कि खजूर के पेड़ उगते हैं। तो खजूर से भी कई सारे ब्रिवरेजेस, कई सारे जो ड्रिंक्स हैं, वो इनके द्वारा बनाए जाते हैं, मेडिसिन इनके द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये मुख्यतः है बेडविन का, और यहाँ पे मिलने वाले जो अरब तुर्क्स हैं, गोबी के जो मंगोल्स हैं, इन लोगों का जीवन यापन हमें देखने के लिए मिलता है। फिर आपके हैं कार्बन ट्रेडर्स, यानी कि ये जो है ये मर्चेंट्स होते हैं, यानी कि आपके ये एक जगह से दूसरी जगह पे सामान को बेचने का काम करते हैं, ठीक है। तो व्यापारी आप इनको बोल सकते हैं। तो ये व्यापारी जनरली जो है सहारा से रशिया, ठीक है, ये दो के बीच में इन लोगों का ट्रांजिशन हमें देखने के लिए मिलता है, जो कि कई महीनों तक ये चलते रहते हैं। सामान को एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाना और बेचने का जो काम है यानी कि व्यापार का जो कार्य है, ये भी इन लोगों के द्वारा काफी ज्यादा किया जाता है, जिसके अंदर खास करके हाइट्स हैं, रग्स हैं, कारपेट्स हैं, इन सब का कहते हैं ये लोग बेचते हैं कि कारपेट वगैरह, जो रोप्स वगैरह जो बनाते हैं, कपड़े जो बनाते हैं, वो भी एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाए जाते हैं। खास करके कार्बन्स जो जाते हैं, इनके ले जाने के लिए जो व्यापारियों के किसका यूज करते हैं, ऊँटों का, कैमल्स का यूज किया जाता है, जिसको शिप ऑफ डेजर्ट भी बोलते हैं, यानी कि आपके रण का जहाज भी जिसको बोला जाता है, क्योंकि एक जो ऊँट होता है वो बहुत लंबे समय तक बिना पानी के जी सकता है, ठीक है। करीब 300 पाउंड तक का लोड, साथ में वो बहुत सारा वजन लेकर के जा सकता है। 300 पाउंड तक का लोड लेकर के 50 मील तक एक दिन के अंदर चल सकता है बिना रुके। साथ ही साथ उसके अंदर हम्प होता है, जिसके अंदर वो फैट का स्टोरेज करके रखता है, अपने स्टमक के अंदर, अपने पेट के अंदर पानी का स्टोरेज भी करके रखता है, जिसकी वजह से उसे बहुत लंबे समय तक पानी की इसकी आवश्यकता नहीं होती। तो सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए भी इन कार्बन्स का यूज हमें देखने के लिए मिलता है। फिर यहाँ पे कुछ सेटल्ड कल्टीवेटर्स भी देखने के लिए मिलते हैं, यानी कि जो कृषि कर रहे हैं। तो ऐसे जो क्षेत्र हैं रण क्षेत्र के अंदर, जहाँ पे इरिगेशन की फैसिलिटी अवेलेबल है, यानी कि सिंचाई की सुविधाएं अवेलेबल है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे नदी है या नदियों पे बांध वगैरह बना दिए गए हैं। जैसे इजिप्ट के अंदर नाइल नदी है, वहाँ पे करीब 25 मिलियन जितने लोग रह रहे हैं जो कि खेती कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि नाइल नदी के वजह से वहाँ पे पानी उपलब्ध है, और यहाँ पे पिछले 5000 साल से खेती की जा रही है। कई बार इवन नाइल नदी के अंदर जब पूर आ जाते हैं, फ्लड्स आ जाते हैं, तो इसका भी प्रभाव खेती के ऊपर हमें देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे मुख्यतः देखें ये लोग कौन सी पाक उगाते हैं, तो वीट, बार्ले, बीन्स या माइनर क्रॉप्स हमें देखने के लिए मिलते हैं, यानी कि आपके गेहूं हो गया, फिर जौ हो गई, और कई सारी जो फलियां हैं, उन सबको ये लोग यहाँ पे उगाते हैं। नील नदी के ऊपर जो दो बांध बने हुए हैं, जिस वजह से यहाँ पे खेती जो है पॉसिबल हुआ, वो असवान और सीना बांध के वजह से हमें देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा आपके यूरोफिटीज जो है, वहाँ पे तिग्रिस नदी है इराक के अंदर, जिस वजह से वहाँ पे भी खेती की जा रही है। फिर कैलिफोर्निया के अंदर कोलोराडो की नदी वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पे भी हमें खेती देखने के लिए मिलती है। फिर कई जगह पे हमें डेजर्ट के अंदर ओएसिस देखने के लिए मिलते हैं, यानी कि वहाँ पे पानी कुछ बड़े क्षेत्र के अंदर पानी उपलब्ध होने की वजह से वहाँ पे पाम के ट्रीज वगैरह और खेती की जो सुविधाएं हैं वो देखने के लिए मिलती हैं उन क्षेत्रों के अंदर। यहाँ पे जहाँ पे भी ओएसिस है, वहाँ पे कई सारे इवन सेंट्रल मार्केट प्लेसेस भी बना दिए गए हैं, यानी कि बाजारों का निर्माण भी कर दिया गया है। वहाँ पे स्कूल, मॉस्क, इवन शॉपिंग सेंटर्स बना दिए हैं, जहाँ पे लोग एक जगह से दूसरी जगह पे अपने सामान को बेचने और खरीदने के कार्य करने के लिए भी आते हैं, जहाँ पे ये लोग अपने पशुओं को भी बेचते खरीदते हैं। इसके अलावा जो फसलें उगा रहे हैं, जो उत्पाद हो रहा है, उसका भी खरीदने बेचने का काम किया जाता है। पाम्स जो हैं, खजूर जो हैं, वो भी ये लोग खरीदते बेचते हैं उन जगहों पे जाकर।
इसके अलावा यहाँ पे माइनिंग सेटलर्स भी देखने के लिए मिलेंगे, यानी कि खनन कार्य करने वाले भी देखने के लिए मिलेंगे। इन क्षेत्रों के अंदर अगर बात की जाए तो मिनरल वेल्थ अच्छा है, खनिज अच्छे मिल रहे हैं, जैसे कि हम कंपोज के माइनिंग एरियाज की बात की जाए। फिर अगर हम बात करें अफ्रीका के अंदर गोल्ड मिल रहा है, सोना मिल रहा है, सोने की खदानें हैं वहाँ पे। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन जो डेजर्ट है, यहाँ पे भी कई सारे आपको खदानें देखने के लिए मिलती है। ऐसे कलरुगी और कुलरुगी जो रीजन है कालाहारी डेजर्ट का, वहाँ पे डायमंड और कॉपर मिल रहा है, ठीक है, हीरे और तांबू मिल रहा है। तो इस वजह से इनके खनन का भी जो कार्य है, ये भी यहाँ के लोगों की आर्थिक प्रवृत्ति के रूप में बहुत सारे लोगों का देखने के लिए मिलता है। ऐसे आटाकामा के अंदर भी आपको कई सारे माइनिंग कैंप्स देखने के लिए मिलते हैं, जहाँ पे सीमेंटेड ग्रेवल्स है, यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट जो निकाला जा रहा है, जिसका उपयोग रासायनिक खातर के लिए यानी कि फर्टिलाइजर्स के लिए किया जा रहा है, और दूसरे और देशों के अंदर ये यहाँ पे एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है। तो बहुत सारे लेबरर्स, बहुत सारे जो लोग हैं काम करने के लिए, इवन दूसरे देशों से भी यहाँ पे आते हैं और खनन का कार्य कर रहे हैं। तो इसके अलावा उटाहा के अंदर यूरेनियम जो है वो निकाला जा रहा है। फिर यहाँ पे कोरुमिता के अंदर वर्ल्ड की लार्जेस्ट कॉपर टाउन है, यहाँ पे तांबा निकाला जा रहा है। नेवदा के अंदर भी कॉपर निकाला जा रहा है, तांबा निकाला जा रहा है। तो ये मेजर इनकी जो इकोनॉमी है वो देखने के लिए मिलती है। फिर कई सारे रिसेंट टाइम में अगर हम बात करें तो ऑयल का डिस्कवरी भी, यानी कि कुदरती तेल जो है, पेट्रोलियम और कुदरती गैस वायु जो है, ये भी इन सहारा और अरेबियन डेजर्ट्स के अंदर मिल रहे हैं। तो ये निकालने का काम भी किया जा रहा है। इसके लिए बहुत करीब 1000 माइल से उससे ज़्यादा तक के पाइपलाइंस भी दूसरे देशों के साथ बिछा दिए गए हैं, जिसमें इसका खनन करके इजीली पाइपलाइंस के द्वारा दूसरे देशों को एक्सपोर्ट इम्पोर्ट किया जा रहा है। तो ये, और जिसको आज की तारीख में ऑयल लिक्विड गोल्ड भी बोलते हैं, तो ये लिक्विड गोल्ड भी इस डेजर्ट एरिया के अंदर मिल रहा है, रण क्षेत्र के अंदर मिल रहा है, जिसके ऊपर यहाँ की अर्थव्यवस्था, यहाँ की जो इकोनॉमी है वो डिपेंड करती है। तो ये आपका हुआ हॉट डेजर्ट रीजन। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था यूनिट 1 का। तो आज हमारा ये यूनिट 1 यहीं पे एंड होता है। नेक्स्ट वीक से हम शुरू करेंगे यूनिट 2। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे।